नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट 4th कंप्लीट करवा चुकी और यूनिट 5th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड स्टार्ट कर रखी थी। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड के अंदर आज हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल या ईएमएफ। सेल का हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। चलो, बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 5th पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले कि सेल पोटेंशियल क्या होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता रही हूं। जब हमारा सेल जो है वो ओपन सर्किट में रखा है, मीन्स इस सेल में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, उस केस में सेल के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस ही उस सेल का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहा मैंने, जब सेल को ओपन सर्किट में रखा जाता है, उससे किसी भी तरीके की विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उस केस में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल कहलाता है। इन ओपन सर्किट the potential difference between electrodes in a cell is known as cell potential। अब देखो, ओपन सर्किट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, ये तब होगा जब हम जिस सेल का हमें पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यदि हम उस सेल के अपोजिट उतने ही पोटेंशियल का कोई दूसरा सेल लगा दें लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो क्या होगा, उस पूरे सर्किट में या उस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके लिए एक पोटेंशियोमीटर काम में लेते हैं। क्या काम में लिया जाता है, पोटेंशियोमीटर काम में लिया जाता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि जिस सेल का हमें सेल पोटेंशियल निकालना है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होनी चाहिए, और ये कब नहीं होगी, जिस सेल का हमें सेल पोटेंशियल निकालना है यदि हम उस सेल के अपोजिट उतने ही पोटेंशियल का दूसरा सेल लगा दें। उस सर्किट के अंदर उस सेल में, जिस सेल का हमें पोटेंशियल निकालना है, उतने ही पोटेंशियल का कोई दूसरा सेल लगा दे तो पूरे उसमें सर्किट में क्या नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसके लिए हम काम में लेते हैं पोटेंशियोमीटर, काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हम सबसे पहले, मैं आप लोगों को डायग्राम समझाती हूं कि क्या बनाया। एक ए बी कोई वायर है, ए बी कोई वायर है, और ये जो वायर है इसका पूरे में क्रॉस सेक्शन एरिया भी इक्वल होता है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है। इस वायर की क्या स्पेसिफिक है कि ये जो है ये इक्वल
क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, एंड हाई रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस कैसा है? हाई रेजिस्टेंस है। अब इस सेल को, इस वायर को हम किसी ऐसे सेल से जोड़ देते हैं जिस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जिस सेल का हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, जिसको हम संचायक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? संचायक सेल कहेंगे। इसको हम किससे जोड़ दिया जाता है? एक संचायक सेल से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से इसको हम संचायक सेल से जोड़ देते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये सेल है सी, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। उसके बाद ये कैसा सेल है? ये ऐसा सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो उस सेल जिसका हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है उससे ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना हर चीज। ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ सेल है जो इस परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के काम आएगा। क्लियर? इसीलिए इस सेल को क्या कहा? संचायक सेल कहा। और ये जो संचायक सेल है, ये सेल ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेटर होता है देन सेल जिसका हमें निकालना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, जिसका हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर यहां तक? अब इसमें सीरीज के अंदर ही उस सेल को जोड़ देते हैं जिस सेल का हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। EX, इसको X से डिनोट किया मैंने। ये X क्या है? जिस सेल का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट पोटेंशियल, जिस सेल का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो है। और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है और इसके पास एक जैकी होती है। ये क्या है? जैकी है। इस जैकी को आगे पीछे इस वायर पे ए और बी वायर पे आगे पीछे करके हम गैल्वेनोमीटर में क्या लाएंगे? जीरो लेके आएंगे। गैल्वेनोमीटर में जीरो का मतलब है कि अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया और एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अब हमारे सर्किट से क्या नहीं पास हो रही? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। क्लियर? अब क्या करते हैं? ये तो हमें पता ही नहीं है इसका पोटेंशियल कितना है। अब हम क्या करेंगे? एक दूसरा निकालेंगे। ये डिस्टेंस हम यहाँ पे स्केल लगा हुआ होगा, इसको आगे पीछे करके वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे जिस डिस्टेंस पे मान लो हमने इसको, ये जो जैकी है इसको यहां तक लेके आए और ये डी पॉइंट पे आने के बाद इस डी पॉइंट पे जब मैंने इसको टच किया तो गैल्वेनोमीटर में जीरो मिला। तो ये डिस्टेंस मैंने एडी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली और ये जो एडी डिस्टेंस है ये इस सेल के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जो एडी डिस्टेंस है ये इस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कहें कि सेल पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इस सेल को हटा लिया जाता है और इसकी जगह हम एक रेफरेंस सेल वापस लगाते हैं। ये रेफरेंस सेल स्टैंडर्ड सेल होता है
इस स्टैंडर्ड सेल को भी हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं जी से, और इसके साथ भी यही जैकी लगी हुई होती है, और इस जैकी को भी हम आगे पीछे करके, मान लो ये डी डैश पे हमें मिला, तो इसको भी आगे पीछे करके इस गैल्वेनो में 0 ले आते हैं। सेम काम करते हैं, इस सेल को हटा लिया, अब हम हमारे स्टैंडर्ड सेल ES, ये S है, स्टैंडर्ड सेल है जिसका हमें सेल पोटेंशियल पता है, उस स्टैंडर्ड सेल को लगा दिया जाता है, और उस स्टैंडर्ड सेल के साथ में भी वही काम करवाया जाता है जो आपके जिसका हमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना था उसके साथ किया। इसमें भी हम इस जैकी को आगे पीछे लाके और इस गैल्वेनोमीटर में 0 लाते हैं। मान लो उस केस में जब मैंने स्टैंडर्ड सेल लगाया तो मुझे जो 0 मिला वो AD डैश डिस्टेंस पे मिला, और मुझे ये पता है कि सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, जहां से हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो देखो अब पहले हमारा EX बोला था अपॉन में E स्टैंडर्ड, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके डिस्टेंस के, EX डिस्टेंस क्या थी आपकी, AD डिस्टेंस अपॉन AD डैश, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये हमें पता होता है जिस सेल को हम यूज करते हैं, ये हमें पता है, तो EX की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, AD अपॉन AD डैश मल्टीप्लाई बाय ES। इससे हम उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, पोटेंशियोमीटर। क्या किया हमने, एक सेल ऐसा लिया जो अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका सेल पोटेंशियल जो है वो इनके बराबर होता है, यहां पे तो हम ज्यादा वाला ही लेते हैं, तभी तो हमें उसकी को आगे पीछे खिसका के 0 लाना पड़ रहा है, तो हम उससे ज्यादा वाला सेल पोटेंशियल काम में लेते हैं, और इस सेल को के साथ हम जिसका हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है उसको जोड़ दिया जाता है एक बार तो, और कुंजी से उसको आगे पीछे करके जो जैकी लगी हुई है उस जैकी को आगे पीछे करके गैल्वेनोमीटर में 0 ले आते हैं, और वो डिस्टेंस यहाँ पे स्केल लगा हुआ होता है, उस स्केल से हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड सेल लेते हैं, और स्टैंडर्ड सेल को भी जो संचायक सेल था उस सेल के अपोजिट ही लगाया जाता है, और यहाँ पे भी वही काम किया जाता है, उस जैकी को आगे पीछे करके गैल्वेनोमीटर में 0 लाया जाता है और वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली जाती है। और उसके बाद हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये इन सेल पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, उस सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बहुत बार आपको बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल, तो कई बार आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा यूजफुल जो स्टैंडर्ड सेल काम में लेते हैं हम, वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल काम में लिया जाता है। तो अब हम इस वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल के बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि ये कैसा सेल होता है। देखो, स्टैंडर्ड सेल के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, स्टैंडर्ड सेल हम उसी को कहेंगे जिनके पास ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये प्रेजेंट हो। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सेल का
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और रिप्रोडक्टेबल होना चाहिए। क्या कहा मैंने पहले, स्टैंडर्ड सेल की प्रॉपर्टीज बता रही हूं मैं आपको, वेस्टर्न सेल की नहीं बता रही। ये तो इसमें होंगी, लेकिन स्टैंडर्ड सेल बनने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कि सेल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा चेंज हुआ तो जो सेल का हम पोटेंशियल निकाला है वो भी एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं आएगा, क्योंकि बार बार ये चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट होना चाहिए और रिप्रोडक्टेबल होना चाहिए। मीन्स एक बार सेल को काम में लिया तो हम दोबारा बार बार इसको काम में ले। ऐसा नहीं है कि सेल में एक बार रिवर्स रिएक्शन हो, एक बार रिएक्शन हो गई तो अब दोबारा सेल में रिएक्शन नहीं होगी, तो हमें बार बार स्टैंडर्ड सेल बनाने पड़ेंगे। क्लियर यहां तक? तो रिप्रोडक्टेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, सेल कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। ये जो सेल है कौन सा, स्टैंडर्ड सेल, ये सेल कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल सेल होना चाहिए। तीसरा क्या है, किसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ये कम होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि सेल के टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, वेरी स्मॉल होनी चाहिए। जिन सेल के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी वो सेल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड सेल कहलाएगा। और जब ये देखा कि ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है, ये तीनों प्रॉपर्टीज इस वेस्टर्न सेल के अंदर है, तो हम इस वेस्टर्न सेल को क्या कह देते हैं, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। क्या कहा, एक स्टैंडर्ड सेल बनने के लिए उस सेल में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कि सेल का पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, रिप्रोडक्टेबल होना चाहिए, सेल जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, और सेल का टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। जिस सेल में ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेल स्टैंडर्ड सेल कहलाता है। जब देखा कि वेस्टर्न सेल जो है उसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज है, इसलिए वेस्टर्न सेल को हम एज ए स्टैंडर्ड सेल की तरह काम में लेते हैं। ये सेल होता कैसे है, पहले मैं इसकी डायग्राम बना के इसको समझाती हूं, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती हूं, फिर हम इसके नोटिफिकेशंस लिखेंगे और उसके बाद इसकी सेल की रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद इसका सेल का पोटेंशियल बताऊंगी। वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल में हम एक कांच की एच शेप की ट्यूब्स लेते हैं। क्या लेते हैं, कांच की एच शेप की ट्यूब्स ली जाती हैं, या एच शेप का कंटेनर लिया जाता है। कांच का एच ये इस तरीके से बना हुआ होता है, ये एच शेप का ट्यूब है। ये ट्यूब्स नीचे से ब्लॉक होती हैं और इसमें प्लेटिनम वायर डला हुआ होता है, जो कि आगे हम इलेक्ट्रिसिटी यहां से फ्लो करवाएंगे। क्या डला हुआ होता है यहाँ पे, प्लेटिनम वायर डला हुआ होता है। प्लेटिनम वायर डला हुआ होता है। अब इसके एक पोर्शन में तो मरकरी, यहां पे सबसे पहले मरकरी फिल किया जाता है, यहां पे Hg मरकरी फिल किया जाता है।
उसके बाद इसमें मरकरी प्लस मरकरी सल्फाइड का एक पेस्ट बना के डाला जाता है। यहां पे Hg प्लस Hg2SO4 का एक पेस्ट बना के डाला जाता है। उसके ऊपर सॉलिड कैडमियम सल्फाइड फिल किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके ऊपर सॉलिड कैडमियम सल्फाइड फिल किया जाता है। CdSO4 5/2H2O कैडमियम सल्फाइड इसके ऊपर फिल किया जाता है। ये आपका कैथोड का कार्य करेगा। ये जो पार्ट बना ये पूरा क्या है? कैथोड कहलाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? कैथोड। तो ऑब्वियसली बात है ये एनोड है। अब एनोड के अंदर क्या लिया जाता है? कैडमियम मरकरी अमलगम भरा जाता है। पहले तो इस पे कैडमियम मरकरी अमलगम भरा जाता है और उसके ऊपर यहां पे भी सॉलिड कैडमियम सल्फाइड फिल किया जाता है। ये 1/3 है, नॉट 5/2। फिल किया जाता है और बची हुई ट्यूब के अंदर, पूरे के अंदर कैडमियम सल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भर दिया जाता है। ये जो ट्यूब्स जितनी भी बच गई, इस ट्यूब में पूरे के अंदर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है ऊपर वैक्यूम क्रिएट करवाने के लिए। बाकी इस पूरे में कैडमियम सल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल कर दिया जाता है। ये कनेक्टिंग उसमें भी और इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बाकी में क्या भर दिया जाता है? कैडमियम सल्फाइड सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिल कर दिया जाता है। ये कैथोड है और ये एनोड है। यहां पे कैडमियम मरकरी जो अमलगम बनाया जाता है, ये 12.5% कैडमियम अमलगम मरकरी मीन्स कैडमियम में 12.5% मरकरी मिला के कैडमियम मरकरी अमलगम बनाया जाता है। क्लियर? ये जो है वो एनोड कहलाएगा और वो वाला पार्ट जो है वो कैथोड कहलाएगा। अब देखो, मैंने आप लोगों को सेल के नोटिफिकेशंस बताए थे और उन सेल नोटिफिकेशंस में हमने कहा था कि पहले हम जो है वो एनोडिक पार्ट लिखते हैं और फिर कैथोडिक पार्ट लिखा जाता है और बीच में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फिल किया जाता है। तो देखो क्या हो रहा है, सेल नोटिफिकेशन हम कैसे लिखेंगे? CdHg। आप चाहो तो ये 12.5% भी लिख सकते हो। 12.5% कैडमियम Hg, इसी का तो इलेक्ट्रोड बना हुआ है, मेटल लिखते हैं। ये मेटल इलेक्ट्रोड किस में डिप किया हुआ है? CdSO4 सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, CdSO4 के सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और उसके ऊपर क्या फिल किया हुआ है? CdSO4 1/3H2O। उसके ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस CdSO4 सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? और हर चीज को हम किससे कनेक्ट करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद ये हमारा पूरा पार्ट एनोडिक पार्ट हो गया।
फिर ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब हम कैथोडिक पार्ट लिखेंगे। कैथोडिक पार्ट में सबसे लास्ट में हम मेटल्स लिखते हैं। और क्या है यहाँ पे, Hg प्लस Hg2SO4 पेस्ट। पेस्ट का पेस्ट ही लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा। Hg2SO4 का पेस्ट, और क्या डाला हुआ है, Hg भरा हुआ है। ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये हमारा एनोड है। और ये इलेक्ट्रोलाइट रहा। यही है। ये सेल नोटिफिकेशन सबको समझ में आया। अब सेल नोटिफिकेशन के बाद हम इस सेल की रिएक्शन लिखेंगे। एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होगा। एनोड पे है क्या है, कैडमियम। कैडमियम जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होगा +2 में। तो सेल रिएक्शन में हम लिखेंगे पहले कैथोडिक रिएक्शन, और फिर लिखेंगे हम एनोडिक रिएक्शन। पहले एनोडिक रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैडमियम सॉलिड है, ये कैडमियम +2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव हो गए। उसके बाद हम लिखेंगे कैथोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शंस में Hg2SO4 है। Hg2SO4, क्योंकि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो Hg2SO4 सॉल्यूशन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, और Hg लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, प्लस SO4 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Hg लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और SO4 -2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट सेल रिएक्शन की हम बात करें तो क्या होगा, सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, कैडमियम प्लस Hg2SO4 किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट। भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्या हो रहा है, कैडमियम +2 Hg प्लस में SO4 -2। ये लिक्विड लिखना चाहो तो इनके साथ साथ लिख लेना, ये सॉलिड है और ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को SOL से लिख लो ताकि सॉलिड और सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ जाए। ये आपके सेल रिएक्शन है। इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 273 केल्विन टेम्परेचर पे जो है वो होता है 1.01832। आपको ये याद रखना है, ये जो स्टैंडर्ड सेल है, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, इस सेल का 273 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो होता है 1.018 वोल्ट। ये आपको याद रखना है कि कितना इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो टाइप्स ऑफ, पहले हम सिंगल इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है, उसके बाद स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ सेल्स कराऊंगी। थैंक यू।